15 क्वेश्चन है कि गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था। चौरंगीनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, केशवनाथ, आदिनाथ। तो इसमें आपको बताना है कि गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था। तो इसका सही जवाब है मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ के गुरु का नाम है मत्स्येंद्रनाथ को मीनानाथ और मच्छंदर नाथ भी कहा गया है। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का क्या माना जाता है, आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। तो प्रश्न क्या है 15वां कि गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था। तो हमने बताया मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु का नाम है। और मत्स्येंद्रनाथ को मीनानाथ और मच्छंदर नाथ भी कहा गया है। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। 16वां क्वेश्चन है कि पुरुष परीक्षा की रचना किसने की। विद्यापति, जायसी, तुलसीदास, सूरदास। तो आपको बताना है पुरुष परीक्षा की रचना किसने की। विद्यापति ने किया, जायसी ने, तुलसीदास ने या सूरदास ने। तो पुरुष परीक्षा जो है ये रचना जो है विद्यापति द्वारा संस्कृत में लिखी गई रचना है। पुरुष परीक्षा क्या है, विद्यापति द्वारा संस्कृत में लिखी गई रचना है। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इन्होंने संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली में रचनाएं की। भू परिक्रमा, लिखनावली, शैव सर्वस्वसार तथा गंगा वाक्यावली अन्य प्रमुख संस्कृत में रचित कृतियां हैं। इनकी पदावली इनके द्वारा रचित मैथिली भाषा की कृति है। पदावली क्या है, इनके द्वारा रचित मैथिली भाषा की कृति है। तो प्रश्न यही था कि पुरुष परीक्षा की रचना किसने की। तो विद्यापति ने किया, हमने बताया। देखिए पुरुष परीक्षा जो है विद्यापति द्वारा संस्कृत में लिखी गई रचना है और विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इन्होंने संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली में रचनाएं की। भू परिक्रमा इनकी रचना है, लिखनावली भी इनकी रचना है। और शैव सर्वस्वसार तथा गंगा वाक्यावली, शैव सर्वस्वसार तथा गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, लिखनावली और पुरुष परीक्षा अन्य प्रमुख संस्कृत में रचित कृतियां हैं। पदावली इनके द्वारा रचित क्या है, मैथिली भाषा की कृति है। 17वां क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र की रचनाओं के लिए प्रसाद जी को अग्रणी कवि माना जाता है। किस क्षेत्र की रचनाओं के लिए प्रसाद जी को अग्रणी कवि माना जाता है। प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, आधुनिक कवि या छायावादी। तो प्रश्न यही है कि किस क्षेत्र की रचनाओं के लिए प्रसाद जी को अग्रणी कवि माना जाता है। तो ये छायावादी हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थे। सुमित्रानंदन पंत, निराला और महादेवी के साथ इन्हें छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में गिना जाता है। छायावादी कविताओं के लिए प्रसाद जी को अग्रणी कवि माना जाता है। प्रसाद जी की प्रसिद्ध काव्य रचना कौन सी है, कामायनी है, 1935 ईस्वी है। 18 क्वेश्चन है कि निम्न में से केशवदास की काव्य भाषा कौन सी नहीं थी। ब्रज नहीं थी, या अवधी नहीं थी, या भोजपुरी, या बुंदेलखंडी। तो इनमें से आपको बताना है कि केशवदास की काव्य भाषा कौन सी इनमें से नहीं थी। तो भोजपुरी जो है ये केशवदास की काव्य भाषा नहीं थी, बल्कि ब्रज थी इनकी काव्य भाषा, अवधी थी और बुंदेलखंडी। ये तीनों जो है केशवदास की काव्य भाषा थी, ब्रज, अवधी और बुंदेलखंडी। केशवदास जो है रीतिकाल के प्रमुख आचार्य और कवि थे। अलंकार संप्रदाय के समर्थक आचार्य केशव के काव्य में सहृदयता की कमी का आरोप लगाते हुए इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। और किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। प्रमुख रचनाएं इनकी जो है रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, रामचंद्र का रतन बावनी तथा विज्ञान गीता आदि है। तो निम्न में से केशवदास की काव्य भाषा कौन सी नहीं थी। तो हमने बताया भोजपुरी, ब्रज, अवधी, बुंदेलखंडी है। केशवदास रीतिकाल के प्रमुख आचार्य और कवि थे। अलंकार संप्रदाय के समर्थक आचार्य केशव के काव्य में सहृदयता की कमी का आरोप लगाते हुए इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। और इनकी प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्र का रतन बावनी तथा विज्ञान गीता आदि है। 19 क्वेश्चन है कि मानक देवनागरी वर्णमाला कब प्रकाशित हुई। 1947 में, 1955, 1957, 1966। तो आपको बताना है कि मानक देवनागरी वर्णमाला कब प्रकाशित हुई। तो इसका सही जवाब जो है
डी है 1966 में जो है मानक देवनागरी वर्णमाला जो है प्रकाशित हुई। देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ। मानक देवनागरी वर्णमाला का प्रकाशन जो है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1966 में किया गया। देवनागरी लिपि अक्षरिक है, इसमें एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चरित होते हैं। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। तो मानक देवनागरी वर्णमाला कब प्रकाशित हुई, तो हमने बताया 1966 में। और देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ। मानक देवनागरी वर्णमाला का प्रकाशन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1966 में किया गया। देवनागरी लिपि क्या है, अक्षरिक है, इसमें एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर जो है उच्चरित होते हैं। देवनागरी के वर्णमाला का वर्णक्रम क्या है, वैज्ञानिक है। 20 क्वेश्चन है कि रचना काल के अनुसार भारतेंदु के निम्न नाटकों का सही क्रम पहचानिए। सती प्रताप, नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। दूसरा, नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सती प्रताप। तीसरा है कि भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सती प्रताप, नील देवी। तो सही क्या है, सी सही है। देखिए रचना काल के अनुसार अगर देखें तो भारतेंदु के निम्न नाटकों का सही क्रम क्या है, तो सही क्रम सी है। भारत दुर्दशा पहले आएगा, फिर उसके बाद नील देवी आएगी, नील देवी, फिर अंधेर नगरी, फिर उसके बाद सती प्रताप। देखिए अगर भारत दुर्दशा की बात करें तो ये रचित है 1880 ईस्वी में, भारत दुर्दशा। नील देवी 1881 में, अंधेर नगरी 1881 में, सती प्रताप 1883 में। और सती प्रताप भारतेंदु का अपूर्ण नाटक है। सती प्रताप क्या है, भारतेंदु का अपूर्ण नाटक है, जिसे बाबू राधाकृष्ण दास द्वारा पूरा किया गया। तो अगर पूछा जाए कि सती प्रताप क्या है, तो भारतेंदु जी का अधूरा नाटक है, और इसको पूरा किसने किया, तो राधाकृष्ण दास ने, बाबू राधाकृष्ण दास ने इसको पूरा किया था सती प्रताप को। और भारत दुर्दशा, इनकी रचना भारत दुर्दशा है, नील देवी है, अंधेर नगरी है, सती प्रताप है, ठीक है। और सती प्रताप अधूरा है और इसको पूरा किया बाबू राधाकृष्ण दास द्वारा पूरा किया गया। 21 क्वेश्चन की बात करेंगे कि यशपाल ने अपनी कहानी खच्चर और आदमी में क्या बताया है। यशपाल ने अपनी कहानी खच्चर और आदमी में क्या बताया है। पहला है कि खच्चर आदमी से श्रेष्ठ है। दूसरा है कि जो अपने को परिस्थितियों में ढाल लेता है वही बच पाता है। तीसरा नंबर है कि मनुष्य परिस्थितियों से जीत नहीं सकता है। चौथा नंबर है कि आदमी खच्चर से श्रेष्ठ है। तो यशपाल ने अपनी कहानी खच्चर और आदमी में क्या बताया है, तो इसका सही जवाब है बी, जो अपने को परिस्थितियों में ढाल लेता है वही बच पाता है। ये खच्चर और आदमी कहानी में बताया गया है। यशपाल हिंदी के उन कुछ प्रमुख रचनाकारों में से एक हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से संस्कारगत जड़ता को तोड़ने तथा नए मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया है। खच्चर और आदमी कहानी जो है मनुष्य के धार्मिक अंधविश्वासों पर कटाक्ष करती है, जिसमें एक खच्चर अपने को बचाने के लिए मांसाहारी हो जाता है, किंतु कहानी का एक कर्मकांडी व्यक्ति शराब पीने से तथा गीले कपड़े न उतारने से मर जाता है। किंतु क्या होता है, कहानी का एक कर्मकांडी व्यक्ति शराब पीने से तथा गीले कपड़े न उतारने से मर जाता है। कहानी का मूल यही है कि जो अपने को परिस्थितियों में ढाल लेता है वही बच पाता है। तो यशपाल ने अपनी कहानी खच्चर और आदमी में क्या बताया है, तो जो अपने को परिस्थितियों में ढाल लेता है वही बच पाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संकलन कौन सा है। भोर का तारा, माँ का बेटा, रंगमंच, कुलीनता। तो इसका सही जवाब भोर का तारा है। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संकलन है। मेरी बांसुरी और कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, कबूतर खाना, ओ मेरे सपने, सारदिया तथा बंदी इनकी अन्य प्रमुख एकांकी हैं जगदीश चंद्र माथुर के। भोर का तारा, मेरी बांसुरी और कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, कबूतर खाना, ओ मेरे सपने, सारदिया तथा बंदी इनकी अन्य प्रमुख एकांकी हैं किसके, जगदीश चंद्र माथुर के।
तो कौन कौन सी इनकी एकांकी संकलन है, हमने बताया भोर का तारा पहले, फिर उसके बाद मेरी बांसुरी है, फिर उसके बाद कलिंग विजय है, रीढ़ की हड्डी है, मकड़ी का जाला है, कबूतर खाना, ओ मेरे सपने, शारदिया तथा बंदी। अगला क्वेश्चन है कि 23 राजा भोज का सपना किसकी कहानी है? सुदर्शन का, शिव प्रसाद सितारे हिंद, चतुरसेन शास्त्री या उषा देवी मित्रा। तो राजा भोज का सपना जो है कहानी, ये शिव प्रसाद सितारे हिंद का है द्वारा रचित कहानी है। आलसियों का कोड़ा भी इनकी है, आलसियों का कोड़ा। इतिहास तिमिर नाशक भी है, और वामा मनोरंजन भी इनकी कहानी है। विद्यांकुर है, मानव धर्मसार है, तथा भूगोल हस्तामलक इनके द्वारा रचित अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं। तो राजा भोज का सपना और आलसियों का कोड़ा, इतिहास तिमिरनाशक, वामा मनोरंजन, विद्यांकुर, मानव धर्मसार तथा भूगोल हस्तामलक इनके द्वारा रचित अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं। किसके? शिव प्रसाद सितारे हिंद के। राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा है, इतिहास तिमिरनाशक, वामा मनोरंजन, विद्यांकुर, मानव धर्मसार तथा भूगोल हस्तामलक इनके द्वारा रचित अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं। 24 क्वेश्चन है कि नारायण नारायण साधु नर साधना, इंद्र पद ने भी उसी की शुभ आराधना, बोल उठी नारद की वल्ल की गगन में, जा रहे थे घूमने वे गंगा तीर वन में। किसकी पंक्तियाँ हैं? नारायण नारायण साधु नर साधना, इंद्र पद ने भी उसी की शुभ आराधना, बोल उठी नारद की वल्ल की गगन में, जा रहे थे घूमने वे गंगा तीर वन में। किसकी पंक्तियाँ हैं? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या हरिओध। तो ये पंक्तियाँ जो है मैथिली शरण गुप्त की हैं। उपयुक्त पंक्तियाँ जो है खड़ी बोली के जो राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त की है। यह उनकी प्रमुख कृति नहुस की जो है प्रारंभिक पंक्तियाँ हैं। किसकी हैं? नहुस जो है इसकी प्रारंभिक पंक्तियाँ हैं। गुप्त जी को साहित्य जगत में दद्दा उपनाम से जाना जाता था। गुप्त जी को साहित्य जगत में क्या नाम से? उपनाम से, दद्दा उपनाम से जाना जाता था। तो नारायण नारायण साधु नर साधना, इंद्र पद ने भी उसी की शुभ आराधना, बोल उठी नारद की वल्ल की गगन में, जा रहे थे घूमने वे गंगा तीर वन में। तो मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं और ये खड़ी बोली के राष्ट्र कवि हैं। यह उनकी प्रमुख कृति जो है नहुस की प्रारंभिक पंक्तियां हैं और गुप्त जी को साहित्य जगत में दद्दा उपनाम से जाना जाता था। 25 क्वेश्चन है कि साहित्य लोचन का लेखक कौन है? साहित्य लोचन का लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, महादेवी वर्मा साहित्य लोचन के लेखक। तो इसका सही जवाब भी है बाबू श्याम सुंदर दास जो है साहित्य लोचन के लेखक हैं। कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास साहित्य लोचन के लेखक हैं। ये अपने विचारात्मक तथा भावात्मक निबंधों के लिए जाने जाते हैं। साहित्य लोचन जो है बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है और ये अपने विचारात्मक तथा भावात्मक निबंधों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने 100 से अधिक ग्रंथों का संपादन किया। उच्च शिक्षा में हिंदी को अध्ययन अध्यापन हेतु प्रचलित कराने का श्रेय जो है श्याम सुंदर दास को है। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जैसे भाषा विज्ञान हो गया 1923 ईस्वी, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य, भाषा विज्ञान 1923, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी, रूपक रहस्य 1931 ईस्वी, मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी। ये प्रमुख पुस्तकें हैं श्याम सुंदर दास के। तो साहित्य लोचन के लेखक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास साहित्य लोचन के लेखक हैं बाबू श्याम सुंदर दास और अपने विचारात्मक तथा भावात्मक निबंधों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने 100 से अधिक ग्रंथों का संपादन किया। उच्च शिक्षा में हिंदी को अध्ययन अध्यापन हेतु प्रचलित कराने का श्रेय जो है श्याम सुंदर दास को है। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें भाषा विज्ञान 1923 ईस्वी, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी, रूपक रहस्य 1931 ईस्वी, मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी है। 26 क्वेश्चन है कि मानुष प्रेम भयं बैकुंठी, मानुष प्रेम भयं बैकुंठी किसकी पंक्तियाँ हैं? भारतेंदु प्रेमचंद, जायसी, ज्ञानेंद्र कुमार। तो मानुष प्रेम भयं बैकुंठी किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये जायसी की पंक्तियाँ हैं कि मानुष प्रेम भयं बैकुंठी। यह पंक्ति जो है जायसी द्वारा अवधी भाषा में लिखित पद्मावत 1540 से ली गई है। कहाँ से ली गई है? तो
मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, यह पंक्ति जो है जायसी द्वारा अवधी भाषा में लिखित जो है पद्मावत 1540 से ली गई है। यह सूफी की मसनवी शैली में रचित एक प्रबंध काव्य है। जायसीकृत पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? 57 खंड हैं। जो है जायसीकृत जो पद्मावत है इसमें कुल 57 खंड हैं और ये मसनवी शैली में रचित है और एक प्रबंध काव्य है। और यह जो है भाषा में कौन सी भाषा में लिखित है? अवधी भाषा में लिखित है 1540 में पद्मावत में। अगला क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन की भावों की भिड़ंत शीर्षक से एक लेख किस पत्रिका में छपा था? भावों की भिड़ंत शीर्षक से एक लेख किस पत्रिका में छपा था? प्रभा, माधुरी, मर्यादा, हंस। तो इसका सही जवाब है प्रभा जो पत्रिका है, ये भावों की भिड़ंत शीर्षक से एक लेख जो है छपा था। भावों की भिड़ंत नामक लेख प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इस लेख में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं को रविंद्रनाथ ठाकुर की नकल कहा गया। माधुरी पत्रिका के संपादक कौन है? दुलारे लाल भार्गव तथा हंस पत्रिका के संपादन जो है प्रेमचंद ने किया है। तो माधुरी पत्रिका के संपादक कौन है? दुलारे लाल भार्गव हैं तथा हंस पत्रिका के संपादक कौन है? प्रेमचंद हैं। और भावों की भिड़ंत नामक लेख जो है प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और इस लेख में जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं को रविंद्रनाथ ठाकुर की नकल कहा गया। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं को क्या कहा गया? रविंद्रनाथ ठाकुर की नकल कहा गया। भावों की भिड़ंत नामक लेख जो है प्रभा पत्रिका में जो प्रकाशित हुआ था। इसके पीछे एक प्रश्न था कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी किसकी पंक्तियां हैं? तो जायसी की पंक्तियां हैं और यह जो है पद्मावत में 1540 से ली गई और यह अवधी भाषा में लिखित थी और यह सूफी की मसनवी शैली में रचित एक प्रबंध काव्य है। जायसीकृत पद्मावत में कुल 57 खंड थे। इसके पीछे एक क्वेश्चन था साहित्य लोचन के लेखक कौन है? तो बाबू श्याम सुंदरदास थे साहित्य लोचन के लेखक। बाबू श्याम सुंदरदास की रचना है। ये अपने विचारात्मक तथा भावात्मक निबंधों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने 100 से अधिक ग्रंथों के संपादन किया। उच्च शिक्षा में हिंदी को अध्यापन हेतु प्रचलित करने का श्रेय श्याम सुंदरदास को है। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें भाषा विज्ञान 1923, हिंदी भाषा और साहित्य 1930, रूपक राज 1931, मेरी आत्मकहानी 1941 है। अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन कि इनमें से क्या मैथिली शरण गुप्त के काव्य की विशेषता नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि मैथिली शरण गुप्त के काव्य की विशेषता नहीं है। पहला नंबर है कि संस्कृत वृत्तों का प्रयोग, दूसरा नंबर खड़ी बोली का प्रयोग, तीसरा नंबर इतिवृत्तात्मकता, चौथा नंबर है मातृक छंद। तो इनमें से आपको मैथिली शरण गुप्त के काव्य की विशेषता नहीं है बताना है। तो संस्कृत वृत्तों का प्रयोग जो है ये जो है मैथिली शरण गुप्त के काव्य की विशेषता नहीं है, बल्कि खड़ी बोली का प्रयोग है इनके काव्य में और इतिवृत्तात्मकता है, मातृक छंद है। तो संस्कृत वृत्तों का प्रयोग जो है मैथिली शरण गुप्त के काव्य की विशेषता नहीं। आधुनिक काल की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति यह रही है कि काव्य की भाषा तथा पीछे गद्य की भाषा ब्रजभाषा से खड़ी बोली की ओर स्थानांतरित तथा स्थापित हुई। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग प्रमुखता से हुआ है। द्विवेदी युग की प्रवृत्ति जो है इतिवृत्तात्मकता इनके काव्य की विशेषता है। मातृक छंद का प्रयोग गुप्त जी ने किया है। किस छंद का प्रयोग किया है? तो मातृक छंद का प्रयोग गुप्त जी ने किया है। 29 क्वेश्चन है कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। बैर क्या है? क्रोध का आचार या मुरब्बा है। किसके द्वारा रचित पंक्तियां हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कृष्णा शोभती, भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती। तो बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है किसके द्वारा रचित पंक्तियां हैं? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि बैर जो है क्रोध का आचार या मुरब्बा है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। निबंध जो है क्रोध से है। इनकी जो निबंध है क्रोध इससे लिया गया है कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। आचार्य शुक्ल निबंधों के विषय के रूप में भावों तथा मनोविकारों को विशेष रूप से चुनते हैं। इनके निबंध जो है चिंतामणि में संग्रहित हैं। इनके निबंध किसमें संग्रहित हैं? तो चिंतामणि में संग्रहित हैं। तो बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है या पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध क्रोध से है।
आचार्य शुक्ल निबंधों के विषय के रूप में भावों तथा मनोविकारों को विशेष रूप से चुनते हैं और इनके निबंध जो है चिंतामणि में संग्रहित हैं। 30वां क्वेश्चन है कि हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि का पहला उपन्यास कौन सा है। हिंदी में जो पत्रात्मक प्रविधि है इसका पहला उपन्यास कौन सा है। समाज की बेदी पर, या रूपरेखा है, या बुधुआ की बेटी है, या चंद हसीनों में खतूत। तो हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि का पहला उपन्यास कौन सा है, तो इसका सही जवाब है चंद हसीनों में खतूत। चंद हसीनों में खतूत जो है हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि का पहला उपन्यास है। तो यह जो है किसके द्वारा रचित है, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने चंद हसीनों के खतूत शीर्षक से 1927 में लिखा। और बुधुआ की बेटी उग्र का ही उपन्यास है। उग्र की जो है आत्मकथा की बात करें उग्र की, तो अपनी खबर है 1960 में। आपने उन्मुक्त और बेबाक शैली के लिए हिंदी जगत में लोकप्रिय रहे। अपने उन्मुक्त और बेबाक शैली के लिए हिंदी जगत में जो है लोकप्रिय रही अपनी खबर जो है 1960। तो हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि का पहला उपन्यास कौन सा है, तो हमने बताया चंद हसीनों में खतूत। यह हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि का पहला उपन्यास जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र ने चंद हसीनों के खतूत शीर्षक से 1927 में लिखा। और इनकी जो रचना है बुधुआ की बेटी उग्र का ही उपन्यास है। उग्र की आत्मकथा जो है अपनी खबर 1960 अपने उन्मुक्त और बेबाक शैली के लिए हिंदी जगत में लोकप्रिय रही। 31 क्वेश्चन है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने माना। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने माना है। डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, नंदुलारे वाजपेयी या आचार्य शुक्ल। तो इसका सही जवाब जो है डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह इन्होंने माना है। तो यह कथन जो है रसवादी समीक्षक जो है डॉक्टर नगेंद्र का है। आचार्य शुक्ल छायावाद का संबंध जो है रहस्यवाद, प्रतीकवाद तथा चित्र भाववाद से जोड़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छायावाद का संबंध किससे जोड़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रहस्यवाद से, प्रतीकवाद से तथा चित्र भाववाद से जोड़ते हैं। और नंदुलारे वाजपेयी का कथन है कि मानव अथवा प्रकृति के सोच में किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो ये आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का कथन है कि मानव अथवा प्रकृति के सोच में किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। 32 क्वेश्चन है कि भारतेंदु जी के समाज सुधार की रचनाओं में किस शैली का वर्णन किया गया है। आक्रोश शैली का, या व्यंग्यात्मक शैली का, या रीतिकालीन रसपूर्ण, या उद्बोधन शैली का। तो आपको बताना है कि भारतेंदु जी के समाज सुधार की रचनाओं में किस शैली का वर्णन किया गया है, तो बी सही है। ये व्यंग्यात्मक शैली में जो है भारतेंदु जी के समाज सुधार की रचनाओं में शैली का वर्णन किया गया है। भारतेंदु जी का रचना काल जो है राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से संक्रमण का काल था। काव्य भाषा में जहाँ खड़ी बोली और ब्रज भाषा में द्वंद्व की स्थिति थी, वहीं सामाजिक जीवन में राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति में भारतेंदु जी ने अपनी समाज सुधार की रचनाओं के लिए व्यंग्यात्मक शैली का चयन राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति में संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से किया। तो भारतेंदु जी के समाज सुधार की रचनाओं में किस शैली का वर्णन किया गया, तो हमने बताया व्यंग्यात्मक शैली में। और भारतेंदु जी का रचना काल जो है राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से संक्रमण का काल था। काव्य भाषा में जहाँ खड़ी बोली और ब्रज भाषा में द्वंद्व की स्थिति थी, वहीं सामाजिक जीवन में राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति में भारतेंदु जी ने अपनी समाज सुधार की रचनाओं के लिए व्यंग्यात्मक शैली का चयन राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति में संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से किया। अगला क्वेश्चन है 33 की ताई जो कहानी है के लेखक कौन है। ताई कहानी के लेखक कौन है। वृंदावन लाल शर्मा, या मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, या विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक। तो आपको बताना है कि ताई कहानी के लेखक कौन है। तो ताई कहानी के लेखक जो हैं विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक हैं। ताई कहानी विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक की है। इनकी अन्य प्रमुख कहानियाँ जो हैं रक्षाबंधन है। कौशिक जी प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार थे।
वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख कहानियों की बात करें तो शरणागत है इनकी कहानी। कलाकार का दंड है। मैं हार गई 1957 में। यही सच है जो है 1966 में मन्नू भंडारी की प्रमुख कहानी है। मैं हार गई 1957 और यही सच है 1966 जो है यह किसकी कहानी है तो मन्नू भंडारी के हैं। और वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख कहानियाँ हमने बताया शरणागत है और कलाकार का दंड है, वृंदावन लाल वर्मा की कहानियाँ। और विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी कौन सी है तो रक्षाबंधन भी है और इनकी जो है ताई भी कहानी है। अगला क्वेश्चन है कि 34 निम्न उपन्यासों को उनके प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम में लगाइए। तो फर्स्ट है कि कठगुलाब, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, मैला आंचल। सेकंड है कि मैला आंचल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष और कठगुलाब। थर्ड है कि मैला आंचल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, कठगुलाब। और चौथा है बूंद और समुद्र, कठगुलाब, अमृत और विष, मैला आंचल। तो आपको उपन्यासों को उनके प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम में लगाना है। तो इसका सही जवाब जो है मैला आंचल जो है पहले आएगा। मैला आंचल जो है 1954 ईस्वी में रचना हुई थी मैला आंचल की। और फणीश्वर नाथ रेणु कौन है लेखक हैं इसके। बूंद और समुद्र जो है 1956 में रचित है और इसके लेखक कौन है अमृतलाल नागर हैं। अमृत और विष जो है 1966 में रचित है, अमृतलाल नागर इसके रचनाकार हैं। कठगुलाब जो है 1996 ईस्वी में रचित है, इसके लेखक जो हैं मृदुला गर्ग हैं। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर, अमृत और विष अमृतलाल नागर और कठगुलाब जो है 1996 ईस्वी में मृदुला गर्ग की यह रचना है। 35 क्वेश्चन है कि प्रसाद जी के कंकाल उपन्यास में किसका वर्णन है। तो आपको बताना है कि प्रसाद जी के जो कंकाल उपन्यास है इसमें किसका वर्णन है। आदर्श समाज व लोगों का, या आदर्श और यथार्थ के बीच खड़ी खाई का रूप, यह समाज व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य है, या सामाजिक बंधनों की विषमता और व्यक्ति की सहज प्रवृत्तियों का संघर्ष है। तो प्रसाद जी के कंकाल उपन्यास में किसका वर्णन है तो इसका डी सही जवाब है। सामाजिक बंधनों की जो विषमता और व्यक्ति की सहज प्रवृत्तियों का संघर्ष है इसमें। 1929 में प्रकाशित जो कंकाल है प्रसाद जी का यथार्थपरक उपन्यास है। उपन्यास के नायक जो हैं विजय और नायिका कौन है तारा है। उपन्यास के नायक जो हैं विजय हैं और नायिका जो है तारा के केंद्र में रखकर प्रसाद जी ने सामाजिक बंधनों की विषमता तथा व्यक्ति की सहज प्रवृत्तियों के संघर्ष को चित्रित किया है। इस उपन्यास में विधवा के पुनर्विवाह के प्रश्न को भी उठाया गया है कंकाल उपन्यास में। अगला क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन की एकांकी का तीसरा चरण भुवनेश्वर प्रसाद के कौन से संग्रह से शुरू होता है। एकांकी का तीसरा चरण जो है भुवनेश्वर प्रसाद के कौन से संग्रह शुरू होता है। भारत माता से, हंस से, कारवां से, या कलयुग और घी से। तो आपको बताना है कि एकांकी का तीसरा चरण जो है भुवनेश्वर प्रसाद के कौन से संग्रह शुरू होता है तो इसका सही जवाब जो है कारवां है। एकांकी का तीसरा चरण जो है भुवनेश्वर प्रसाद के एकांकी संग्रह कारवां से शुरू होता है। इसका प्रकाशन जो है 1935 में हुआ था। और इनकी जो है इतिहास की कैंचुल 1948 में, आज़ादी की नींव 1949 में तथा जेरूशलम 1949 में भुवनेश्वर की जो है कुछ प्रमुख ऐतिहासिक एकांकी है। तो एकांकी का तीसरा चरण भुवनेश्वर प्रसाद के कौन से संग्रह शुरू होता है तो कारवां है। कारवां से जो है शुरू होता है। इसका प्रकाशन 1935 में हुआ था। और इनकी जो रचना है इतिहास की कैचुल 1948 और आज़ादी की नींव 1949 और तथा जेरूशलम 1949 ये भुवनेश्वर की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक एकांकी हैं। 37 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नहीं है। तो रसिक लाल, अधखिला फूल, बेनिश का बांका, ठेठ हिंदी का ठाठ। तो इनमें से आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास नहीं है वो बताना है। तो ये सही है, रसिक लाल जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना नहीं है, बल्कि अधखिला फूल, बेनिश का बांका, ठेठ हिंदी का ठाठ ये सभी रचना जो है हरिऔध की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के उपन्यास हैं अधखिला फूल, बेनिश का बांका, ठेठ हिंदी का ठाठ। धूर्त रसिक लाल जो है
यह लज्जाराम मेहता की कृति है। किसकी है? लज्जाराम मेहता की कृति धूर्त रसिकलाल है। और विकल्प में दिए गए अन्य तीनों उपन्यास जैसे अधकिला फूल हो गया, बेनिश का बाका तथा ठेठ हिंदी के ठाठ हरियोत जी का है। हरियोत जी ने परिप्रवास नाम से खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य लिखा। तो प्रश्न यही था कि निम्नलिखित उपन्यासों में कौन सा उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत की नहीं है? तो हमने बताया रसिकलाल, बल्कि अधकिला फूल, बेनिश का बाका, ठेठ हिंदी का ठाठ ये सभी है। धूर्त रसिकलाल जो है लज्जाराम मेहता की जो है कृति है। और हरियोत जी ने परिप्रवास नाम से खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य लिखा। 38 क्वेश्चन है। निम्न विकल्पों में से कुछ जीवनियाँ और उनके लेखकों के जोड़े दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, कलम का मजदूर जो है रामविलास शर्मा, महात्मा बुद्ध जो है राहुल संकृत्यायन, कलम का सिपाही जो है अमृत राय। तो इसका भी गलत है। कलम का मजदूर जो है रामविलास शर्मा का नहीं है, बल्कि आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है। महात्मा बुद्ध जो है राहुल संकृत्यायन की रचना है। कलम का सिपाही अमृत राय का रचना है। कलम का मजदूर जो है ये रामविलास शर्मा जीवनी और उनके लेखक की दृष्टि से यह जोड़ा गलत है, क्योंकि कलम का मजदूर जो है 1964 में जीवनी के लेखक कौन है? मदन गोपाल हैं। कलम के मजदूर के लेखक 1964 जीवनी के लेखक कौन है? मदन गोपाल हैं। रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना नाम से 3 खंडों में निराला जी की जीवनी लिखी, जिसका प्रकाशन जो है 1969 में हुआ। अन्य तीनों विकल्प सुमेलित हैं। 39 क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास 100 अजान एक सुजान कैसा उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है कौन सा है? 100 अजान और एक सुजान कैसा उपन्यास है? तो ये बताना है कैसा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट की उपन्यास है 100 अजान एक सुजान। उपदेशात्मक है, ऐतिहासिक है, तिलिस्मी है, सांस्कृतिक है। तो कैसा उपन्यास है ये? तो ये उपदेशात्मक उपन्यास है। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास 100 अजान और एक सुजान जो है उपदेशात्मक प्रकृति का उपन्यास है। इसमें कुल जो है 23 प्रस्ताव हैं और प्रत्येक प्रस्ताव का आरंभ एक उपदेश से होता है। नूतन ब्रह्मचारी इनका अन्य प्रमुख उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट का। 100 अजान एक सुजान कैसा उपन्यास है? तो हमने बताया उपदेशात्मक प्रकृति का उपन्यास है। इसमें कुल 23 प्रस्ताव हैं और प्रत्येक प्रस्ताव का आरंभ एक उपदेश से होता है। और प्रत्येक प्रस्ताव का आरंभ क्या होता है? एक उपदेश से होता है। नूतन ब्रह्मचारी इनका अन्य प्रमुख उपन्यास है। 40 क्वेश्चन की बात करेंगे कि दुखनी बाला किसकी नाटक है? किसका नाटक है? दुखनी बाला किसका नाटक है? भारतेंदु बाबू का, प्रताप नारायण मिश्र का, अंबिका दत्त व्यास का, राधा कृष्ण दास का। तो आपको बताना है कि दुखनी जो बाला है किसका नाटक है? तो राधा कृष्ण दास का नाटक है ये दुखनी बाला। ये नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन? राधा कृष्ण दास नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। निस्सहाय हिंदू इनका सामाजिक उपन्यास है। प्रताप नारायण मिश्र के प्रमुख नाटक है भारत दुर्दशा, कलिकौतुक रूपक, संगीत शाकुंतला, शुकवि सतसई और पावस पचासा तथा हो होरी भारतेंदु मंडल के रचनाकार अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? शुकवि सतसई, पावस पचासा तथा हो होरी भारतेंदु मंडल के रचनाकार कौन है? अंबिका दत्त व्यास की रचना है। तो प्रश्न क्या था? 40 क्वेश्चन था कि दुखनी बाला किसका नाटक है? तो हमने बताया राधा कृष्ण दास की रचना है दुखनी बाला। और ये नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। निस्सहाय हिंदू इनका सामाजिक उपन्यास है। प्रताप नारायण मिश्र का प्रमुख नाटक भारत दुर्दशा, कलिकौतुक रूपक है, संगीत शकुंतला, ये सभी जो है प्रताप नारायण मिश्र के रचना है। और अगर बात करें अंबिका दत्त व्यास की रचना तो शुकवि सतसई है, पावस पचासा है तथा हो होरी जो है भारतेंदु मंडल के रचनाकार जो है अंबिका दत्त व्यास की रचना है। अगला क्वेश्चन है 41 के निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है? तो सोना जो है द्वीप, हेम, कुंदन, सुवर्ण, इसमें से सोना का क्या सही होगा? तो ए सही है। द्वीप जो है शब्द नहीं है, सोना का समानार्थी शब्द द्वीप नहीं है, बल्कि हेम है, कुंदन है, सुवर्ण है, ये सभी सोना के समानार्थी शब्द हैं। कौन कौन से?
हेम है, कुंदन है, सुवर्ण है, ये सभी सोना के समानार्थी शब्द हैं, बल्कि द्वीप नहीं है। हेम, कुंदन, सुवर्ण। जबकि द्वीप जो है सोना के समानार्थी नहीं है। सोना एक धातु है, जबकि द्वीप क्या है, एक स्थलखंड है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। 42 क्वेश्चन की बात करेंगे कि युगधारा किसकी एक काव्य कृति है। युगधारा अज्ञेय की, नागार्जुन की, केदारनाथ अग्रवाल की, शिवमंगल सिंह सुमन। तो आपको बताना है कि युगधारा जो है किसकी एक काव्य कृति है। तो हमने बताया नागार्जुन। इसका सही जवाब 1953 में नागार्जुन की काव्य कृति है। बाबा नागार्जुन मैथिली में यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनकी अन्य प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं सतरंगे पंखों वाली 1959 में, और प्यासी पथराई आंखें 1962 में, तुमने कहा था 1980 ईस्वी में, तथा पुरानी ज्योतियों का कोरस 1983 आदि जो है ये नागार्जुन की रचना है। कौन कौन सी? युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, और प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, तथा पुरानी ज्योतियों का कोरस। 43 क्वेश्चन है कि भूख है तो शब कर रोटी, नहीं तो क्या हुआ। भूख है तो शब कर रोटी, नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेर ए बास ए मुद्दुआ। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो भूख है तो शब कर रोटी, नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेर ए बास ये मुद्दुआ। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? निराला, दुष्यंत कुमार, अज्ञेय या धूमिल। तो ये पंक्तियाँ जो है, भूख है तो सब कर रोटी, नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेर ए बास ये मुद्दुआ, ये पंक्तियाँ जो हैं दुष्यंत कुमार की हैं। दुष्यंत कुमार हिंदी के उन चुनिंदा कवियों में हैं जिन्होंने घोर निराशा को केंद्र में रखते हुए भी आशावादी बने रहे। प्रमुख पंक्तियाँ जो है, भूख है तो सब्र कर रोटी, भूख है तो सब्र कर रोटी, नहीं तो क्या हुआ। भूख है तो सब्र कर रोटी, नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेर ए बास ए मुद्दुआ, इन्हीं की है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, सूर्य का स्वागत, साय में धूप, ये दुष्यंत कुमार की रचनाएं। तो भूख है तो सब्र कर रोटी, नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेर ए बास ये मुद्दुआ। तो ये पंक्तियाँ जो हैं दुष्यंत कुमार की हैं। और जिन्होंने दुष्यंत कुमार जो है हिंदी के उन चुनिंदा कवियों में हैं जिन्होंने घोर निराशा का केंद्र में रखते हुए आशावादी बने रहे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमने बताया। फिर इन्हीं की हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, सूर्य का स्वागत है, साय में धूप आदि हैं। 44 क्वेश्चन है कि जयद्रथ वध किस वर्ष में प्रकाशित हुआ। 1913, 1912, 1910 में, 1905 में। तो 1910 में जो है जयद्रथ वध प्रकाशित हुआ था। 1910 में जयद्रथ वध का प्रकाशन जो है 1910 में हुआ। यह मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। द्विवेदी काल में गुप्त जी को हरिगीत का छंद का बादशाह कहा जाता था। द्विवेदी काल में गुप्त जी को क्या कहा जाता था? हरिगीत का छंद का बादशाह कहा जाता था। इनकी अन्य प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, साकेत है 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, भारत भारती 1912 ईस्वी। तो जयद्रथ वध किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? तो हमने बताया 1910 ईस्वी में जयद्रथ वध का प्रकाशन वर्ष है। और यह जो है मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। और द्विवेदी काल में गुप्त जी को हरिगीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। इनकी अन्य प्रमुख काव्य कृतियाँ जो हैं, साकेत 1931, यशोधरा 1932, भारत भारती 1912। 45 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा काव्य प्रसाद जी द्वारा रचित नहीं है। तो राघव विलास, चित्राधार, झरना, करुणालय। तो राघव विलास नहीं है, बल्कि चित्राधार 1918 है, झरना 1918 और करुणालय 1913 प्रसाद जी की रचनाएं हैं। जबकि राघव विलास जो है यह आचार्य विश्वनाथ की कृति है। राघव विलास किसकी रचना है? तो आचार्य विश्वनाथ की है। और इनका एक अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ है जो है साहित्य दर्पण भी है, जो 10 अध्यायों में विभक्त है, आचार्य विश्वनाथ का। तो राघव विलास और साहित्य दर्पण जो 10 अध्यायों में विभक्त है, ये आचार्य विश्वनाथ की क्या है? रचनाएं है। और चित्राधार, झरना और करुणालय ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। 46 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कवि को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। तो कबीर को कहा जाता है, बी सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहा। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को शतुकड़ी, तो श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। आचार्य द्विवेदी का ग्रंथ कबीर जो है 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो किसका है भैया?
कबीर जो ग्रंथ है तो आचार्य द्विवेदी द्वारा रचित है। यह कबीर 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन 47 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कविता को शोक गीत के अंतर्गत माना जाता है। तो इसका सही जवाब जो है तुलसीदास के पद हैं, यामा है, सूरदास के व्यंग्य गीत हैं या सरोज स्मृति है। तो सी सही है। सरोज स्मृति जो है निराला की काव्यकृति जो है सरोज स्मृति है। इसे जो है कविता को शोक गीत के अंतर्गत 1935 ईस्वी को हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है। यह कविता निराला जी ने अपनी पुत्री जो है सरोज की असामयिक निधन और अपनी असहायता पर लिखी थी। यामा जो है महादेवी वर्मा के निहार, रश्मि, नीरजा और शांति गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन है, जिस पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 48 क्वेश्चन है कि कविता के प्रमुख कवि इनमें से कौन है। निराला है, प्रसाद है, दिनकर है, अज्ञेय। तो नई कविता के प्रमुख कवि अज्ञेय हैं। अज्ञेय जो है नई कविता तथा प्रयोगवादी कवि हैं। नई कविता आंदोलन की शुरुआत जो है 1954 ईस्वी से हुई। नई कविता नाम अज्ञेय जी द्वारा दिया गया। निराला और प्रसाद जो है छायावाद के कवि हैं तथा दिनकर जो है छायावाद और प्रगतिवाद दोनों से हैं। तो प्रश्न है कि नई कविता के प्रमुख कवि इनमें से कौन है। तो हमने बताया अज्ञेय जो है अज्ञेय नई कविता तथा प्रयोगवादी कवि हैं। नई कविता आंदोलन की शुरुआत जो है 1954 ईस्वी में से हुई। नई कविता नाम अज्ञेय जी द्वारा दिया गया। निराला और प्रसाद छायावाद के कवि हैं। निराला और प्रसाद जो है छायावाद के कवि हैं तथा दिनकर छायावाद और प्रगतिवाद दोनों से हैं। 49 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाकाव्य है। अभिमन्यु वध है, साकेत है, पंचवटी, जयद्रथ वध। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है महाकाव्य है ये बताना है। तो साकेत जो है 1931 मैथिली शरण गुप्त द्वारा गुप्तकृत महाकाव्य है। अन्य तीनों रचनाएं जयद्रथ वध हो गया, पंचवटी, अभिमन्यु वध खंड काव्य है। अभिमन्यु वध जो है पंडित रामचंद्र शुक्ल सरस द्वारा रचित ब्रजभाषा का खंड काव्य है। अभिमन्यु वध जो है पंडित रामचंद्र शुक्ल सरस द्वारा रचित ब्रजभाषा का खंड काव्य है अभिमन्यु वध। तो इसमें से हमने पूछा था कि ग्रंथ कौन सा ग्रंथ जो है महाकाव्य है। तो साकेत बताया था 1931 मैथिली शरण गुप्त कृत महाकाव्य है। अन्य तीनों रचनाएं जयद्रथ वध, पंचवटी, अभिमन्यु वध खंड काव्य हैं, ये बताया हमने। अभिमन्यु वध जो है पंडित रामचंद्र शुक्ल सरस द्वारा रचित ब्रजभाषा का खंड काव्य है। 50 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन केशव ग्रंथावली के संपादक हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन केशव ग्रंथावली के संपादक है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बलदेव उपाध्याय या बलदेव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास। तो केशव ग्रंथावली के संपादक बताना है आपको। देखिए केशव ग्रंथावली के संपादक की बात करें तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है केशव ग्रंथावली के संपादक हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्याम सुंदर दास के संपादित ग्रंथ हैं छत्र प्रकाश 1903, राधा कृष्ण ग्रंथावली 1930। तो केशव ग्रंथावली के संपादक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं केशव ग्रंथावली के संपादक। और कौन है केशव ग्रंथावली? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। केशव ग्रंथावली के संपादक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। केशव ग्रंथावली के संपादक कौन है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। श्याम सुंदर दास के संपादित ग्रंथ अगर बात करें तो इनकी छत्र प्रकाश है 1903 और राधा कृष्ण ग्रंथावली 1930 है। तो 50 क्वेश्चन था कि केशव ग्रंथावली के संपादक कौन है। तो हमने बताया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं ये केशव ग्रंथावली के संपादक हैं। और श्याम सुंदर दास के संपादित ग्रंथ छत्र प्रकाश है 1903 ईस्वी और राधा कृष्ण ग्रंथावली 1930 है। इनमें से कौन सी मुक्त छंद की कविता नहीं है। तो नीरजा, कुकुरमुत्ता, जागो फिर एक बार, बादल राग। तो आपको बताना है मुक्त छंद की कविता कौन सी नहीं है। तो नीरजा जो है मुक्त छंद की कविता नहीं है, बल्कि कुकुरमुत्ता, जागो फिर एक बार, बादल राग ये सभी जो है मुक्त छंद की कविता है। नीरजा मुक्त छंद की कविता नहीं, कुकुरमुत्ता, जागो फिर एक बार तथा बादल राग निराला द्वारा रचित काव्यकृतियाँ हैं। जागो फिर एक बार, कुकुरमुत्ता, बादल राग जो है निराला द्वारा रचित काव्यकृतियाँ हैं। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला को क्या माना जाता है? हिंदी में जो है मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। अतः यह तीनों कविताएं मुक्त छंद में रचित हैं।
अतः यह तीनों कविताएं क्या हैं, मुक्त छंद में रचित हैं। नीरजा 1935 में महादेवी वर्मा के छंद युक्त गीतों का संकलन है। नीरजा क्या है, 1935 में महादेवी वर्मा के छंद युक्त गीतों का संकलन है। तो प्रश्न क्या था कि इनमें से मुक्त छंद की कविता नहीं, नीरजा नहीं है, कुकुरमुत्ता, जागो फिर एक बार, बादल राग, ये सभी काव्यकृतियाँ जो हैं निराला की हैं और निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। अतः यह तीनों कविताएं मुक्त छंद में रचित हैं। नीरजा जो है 1935 में महादेवी वर्मा के छंद युक्त गीतों का संकलन है। 52 क्वेश्चन है कि नागरी तेरी यह दशा, नागरी तेरी यह दशा कविता के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है कि नागरी तेरी यह दशा कविता के रचयिता कौन है। तो इसका सही जवाब महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। नागरी तेरी यह दशा कविता जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। यह नागरी प्रचारणी पत्रिका में ब्रजभाषा में प्रकाशित हुई। इसकी कुछ पंक्तियां हैं। श्रीयुक्त नागरी निहारी दशा तिहारी, हुवै विषाद मन माही अतीव भारी। श्रीयुक्त नागरी निहारी दशा तिहारी, होवै विषाद मन माही अतीव भारी। तो नागरी तेरी यह दशा जो है कविता के रचयिता कौन है? तो हमने बताया महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। नागरी तेरी यह दशा कविता के रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह नागरी प्रचारणी पत्रिका में ब्रजभाषा में प्रकाशित हुई। इसकी कुछ पंक्तियां हैं कि श्रीयुक्त नागरी निहारी दशा तिहारी, होवै विषाद मन माही अतियो भारी। तो नागरी तेरी यह दशा कविता के रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हमने बताया। और यह नागरी प्रचारणी पत्रिका में ब्रजभाषा में प्रकाशित हुई। इसकी कुछ पंक्तियां हैं। श्रीयुक्त नागरी निहारी दशा तिहारी, होवै विषाद मन माही अतियो भारी। अगला क्वेश्चन है 53 की शाखी किसकी रचना है? तुलसीदास, हंसराज, कबीर, विद्यापति। तो कबीर की रचना शाखी है, सी सही है। देखिए कबीर जो है शाखी शबद रामायणी रचना किए हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली विद्यापति के हैं। पद्मावत, अखरावट, आखरी कलाम जायसी के हैं। और रामचरितमानस, पार्वती मंगल, दोहावली तुलसीदास की रचना है। 54 क्वेश्चन है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ का प्रभा। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? निराला की हैं, नागार्जुन की हैं, या अयोध्या सिंह उपाध्याय की हैं, या जयशंकर प्रसाद की हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ का प्रभा। तो यह पंक्तियाँ जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। यह जो है हरिऔध की पंक्ति है। जागो फिर एक बार शेरों की मांद में आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार शेरों की मांद में आया है आज स्यार। ये निराला की पंक्तियाँ हैं। नागार्जुन की पंक्तियों की बात करें तो अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। नागार्जुन की ये पंक्तियाँ हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तारा घट उषा नागरी। बीते विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ। और निराला की है जागो फिर एक बार शेरों की बांध में आया है आज श्यार। हरिऔध की है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। हरिऔध की पंक्तियाँ हैं। 55 क्वेश्चन है कि प्रकृति के कोमल कल्पना का कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को, ममता कालिया को, निर्मल वर्मा को, भारतेंदु को। तो प्रकृति के कोमल कल्पना का कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। और सुकुमार कवि और कोमल कल्पना कवि भी कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। पंत जी को क्या कहा जाता है? संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। इनकी कृति जो है पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो प्रकृति के कोमल कल्पना का कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि और कोमल कल्पना कवि भी कहा जाता है।
पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। इनकी कृति पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। 56 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से शब्द दिए शब्द के दिए गए हैं, शब्द के सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प चुनिए। कर का अनेकार्थी रूप क्या है? तो टैक्स है, कार्य, किरण, हाथ, कार्य, किरण या समय, काम। तो कर का जो है सही अनेकार्थी रूप क्या है? तो किरण है कर का ही, और हाथ भी कर का जो है अनेकार्थी शब्द है। तो कर के अनेकार्थी शब्द कौन से हैं? तो किरण भी होता है, हाथ भी होता है कर का अनेकार्थी शब्द, ओला भी होता है, छल भी होता है, और आयकर, ये सभी जो है कर के अनेकार्थी शब्द हैं। कौन कौन से? किरण, हाथ, ओला, छल, आयकर, ये सभी कर के क्या हैं? कर के जो है अनेकार्थी शब्द हैं। कौन कौन से? किरण, हाथ, ओला, छल और आयकर। 57 क्वेश्चन है कि संशय की एक रात के रचनाकार कौन है? नरेश मेहता, नवीन, दिनकर, मुक्तिबोध। तो संशय की एक रात के रचनाकार नरेश मेहता हैं। का प्रबंध काव्य है यह। इनके अन्य प्रमुख प्रबंध काव्य हैं महाप्रस्थान हो गया, इनकी नरेश मेहता की है महाप्रस्थान, और प्रवाद पर्व है, शबरी है, वन पाखी सुनो, इनका पहला काव्य संग्रह है वन पाखी सुनो। और नरेश मेहता सांस्कृतिक स्मृतियों के कवि हैं। तो संशय की एक रात जो है नरेश मेहता का प्रबंध काव्य है। इनके अन्य प्रमुख प्रबंध काव्य महाप्रस्थान है, प्रभात पर्व है, शबरी है, वन पाखी सुनो है, इनका पहला काव्य संग्रह है। नरेश मेहता सांस्कृतिक स्मृतियों के कवि हैं। बादल राग कविता के कवि कौन है? निराला, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, यह पंत हैं बादल राग के। तो इसका सही जवाब है बादल राग कविता के कवि जो हैं निराला हैं। बादल राग कविता के कवि कौन है? निराला है। निराला की कविता है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा। निराला ने कवित्व को हिंदी का क्या कहा? जातीय छंद कहा है। इनकी अन्य प्रमुख कविताएं भिक्षुक है, जूही की कली है, संध्या सुंदरी तथा पंचवटी प्रसंग है। नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता कौन है? बादल को घिरते देखा है। तो बादल राग निराला की कविता है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। और इनकी अन्य प्रमुख कविताएं हैं भिक्षुक है, जूही की कली, संध्या सुंदरी तथा पंचवटी प्रसंग है। नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता बादल को घिरते देखा है। 59 क्वेश्चन है कि मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चुर हूँ। मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चिर हूँ। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ। दूर हूँ तुमसे अखंड, सुहागिनी भी हूँ। मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चिर हूँ। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ। दूर है तुमसे अखंड, सुहागिनी भी हूँ। निम्न पंक्तियाँ किसकी हैं? महादेवी वर्मा की, या मीराबाई की, अमृता प्रीतम या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। उपयुक्त काव्य पंक्तियां जो हैं आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाने वाली छायावाद की महत्वपूर्ण कवित्री जो महादेवी वर्मा की है। महादेवी के सर्वाधिक प्रिय प्रतीक जो है दीपक और बादल है। तो महादेवी के सर्वाधिक प्रिय प्रतीक कौन सा है? दीपक और बादल है। इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ निम्नांकित हैं। निहार 1930 में, रश्मि जो है 1932 में, नीरजा जो है 1935 में, सांध्य गीत 1936 में, और यामा जो है 1940 में। तो मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चिर हूँ। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ। दूर है तुमसे अखंड, सुहागिनी भी हूँ। महादेवी वर्मा की जो है पंक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है कि भग्नदूत किसका काव्य संग्रह है? अज्ञेय, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, कमलेश। तो इसका सही जवाब अज्ञेय है। भग्नदूत 1933 में अज्ञेय का काव्य संग्रह है। अज्ञेय ने तार सप्तक का संपादन 1943 में किया। तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। अज्ञेय के प्रमुख काव्य संग्रह निम्नलिखित हैं। भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्यालम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, आंगन के पार द्वार 1961 आदि हैं। 61 क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। अभिज्ञ और अभिज्ञ।
अभिज्ञ और अभिज्ञ का जो है सही अर्थ वाला विकल्प कौन सा है? जानकार और मूर्ख, मूर्ख पराया, मूर्ख पराया या मूर्ख बदतर। तो अभिज्ञ, एक अभिज्ञ का अर्थ होगा जानकार होगा और एक अभिज्ञ का अर्थ होगा मूर्ख। एक अभिज्ञ का अर्थ क्या होगा? जानकार होगा और एक अभिज्ञ का अर्थ क्या होगा? मूर्ख होगा। तो अभिज्ञ मतलब जानकार या जानने वाला या ज्ञाता कहेंगे उसे, और अभिज्ञ मतलब मूर्ख कहेंगे। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही कर्मधारय समास का विकल्प है। तो सज्जन, सत से जन, सत का जन, सत है जो जन, सत प्रजन। तो सत है जो जन उसे सज्जन कहते हैं, ये कर्मधारय समास का विकल्प सही है। तो सज्जन का अर्थ क्या है? जिस व्यक्ति का आचरण सत अच्छा हो, अतः सत है जो जन समस्त पद के सही कर्मधारय समास का विकल्प है। कर्मधारय समास में पहला पद उपमान और दूसरा पद क्या होता है? उपमेय होता है। अगला क्वेश्चन 63 है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प है। दीनों का नाथ, दीनानाथ या दीना भाव या दीनानाथ या दीन अनाथ। तो ये सही है, दीनों के नाथ जो है दीनानाथ है। दीनों का नाथ का समस्त पद क्या है? दीनानाथ होगा। दीनानाथ में तत्पुरुष समास है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। अगला क्वेश्चन 64 है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रियापद बंध का विकल्प हो। आज सुबह रवि बहुत देर तक सो रहा था। तो सो रहा था, बहुत देर तक सो रहा था, बहुत देर तक आज सुबह। तो इसमें पदबंध का विकल्प बताना है। तो ये सही है, सो रहा था। एक से अधिक क्रियापद मिलकर जहाँ क्रिया का कार्य समाप्त करते हैं वहाँ क्रियापद बंध होता है। दिए गए वाक्य में सो रहा था क्रियापद बंध का उदाहरण है। 65 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो पुरुष, निपुणता, ठगी, इंसानियत। तो इसमें से आपको भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है वो चुनना है। तो पुरुष जो है ये भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, बल्कि निपुणता है, ठगी है, इंसानियत ये भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। ऐसे शब्द जिनसे किसी वस्तु या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से निपुणता, ठगी हो गया, इंसानियत भाववाचक संज्ञा है, जबकि पुरुष जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो क्या भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प कौन सा है? तो हमने बताया कि भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प निपुणता है, ठगी है, इंसानियत है, ये भाववाचक संज्ञा है। ऐसे शब्द जिनसे किसी वस्तु या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से निपुणता, ठगी, इंसानियत भाववाचक संज्ञा है, जबकि पुरुष जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पुरुष क्या है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 66 की निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। उसने अपना काम किया, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वह अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। तो डी सही है, ये पुरुषवाचक मध्यम पुरुषवाचक संज्ञा का सही विकल्प है कि तुम अपना काम करो। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है कि तुम अपना काम करो। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता, और अन्य पुरुष में लेखक और श्रोता को छोड़ अन्य लोग आते हैं। तो मध्यम पुरुषवाचक संज्ञा का सही विकल्प क्या है? तुम अपना काम करो। तुम अपना काम करो जो है ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प तुम अपना काम करो। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता, और अन्य पुरुष में लेखक और श्रोता को छोड़ अन्य लोग आते हैं। निम्न 67 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। सूची और सची बताना है। सूची और सची का सही अर्थ क्या होगा? तो सूची मतलब सुई या इंद्राणी, सुई पवित्र, पवित्र इंद्राणी, तालिका या इंद्राणी। तो एक सूची और एक सची, तो इसका सही अर्थ क्या है कि एक सूची का अर्थ होगा पवित्र और एक सची का अर्थ क्या होगा? इंद्राणी। तो सूची का अर्थ क्या होगा? शुद्ध,
पवित्र, स्वच्छ जो है ये सूची का अर्थ होगा, शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ। और सच का अर्थ क्या होगा? इंद्र की पत्नी इंद्राणी और बुद्धि। और जो है इंद्र की पत्नी इंद्राणी और बुद्धि जो है ये सच का अर्थ होगा। अगला 68 क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया पदबंध का विकल्प हो। पिताजी गीता पढ़ रहे हैं, पिताजी गीता पढ़ रहे हैं, पिताजी गीता पढ़, ये पढ़ रहे हैं गीता पढ़। तो आपको सही क्रिया पदबंध का विकल्प बताना है। तो पढ़ रहे हैं जो पदबंध है, क्रिया पदबंध का उदाहरण है। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती हैं। तो पिता जी गीता पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं जो है क्रिया पदबंध का उदाहरण है। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद का विकल्प हो। राम ने एक सुंदर घर बनवाया। आपको क्रिया के भेद, सही क्रिया के भेद बताना है। वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद का विकल्प हो। तो राम ने एक सुंदर घर बनवाया है, तात्कालिक क्रिया है, नामधातु क्रिया है, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया है। तो भैया राम ने एक सुंदर घर बनवाया, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है कि राम ने एक सुंदर घर बनवाया। यहाँ बनवाया से बोध हो रहा है कि कर्ता जो है राम ने स्वयं स्वयं कार्य न कर किसी अन्य को प्रेरित किया, अतः यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया सही उत्तर होगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो अपवाद, धुलाई, धुंधला, व्यक्तित्व। तो ये इसका सही जवाब जो है अपवाद है, ये सही है। अपवाद शब्द जो है अप उपसर्ग से बना है और वाद जो है मूल शब्द है, जबकि अन्य तीनों शब्द आई, त्वा और ला प्रत्यय से बने हैं। धुलाई में आई है, धुंधला में ला है और व्यक्तित्व में त्वा प्रत्यय है। 71 क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है? यश का विलोम यशहीन, कुयश, सुयश या अपयश। तो यश का विलोम शब्द अपयश होता है। यश का विलोम शब्द क्या होगा? अपयश। पागलपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पन, आवन, आन, ना। तो ए सही है, आवन है। पागलपन शब्द में पन प्रत्यय है, ए सही है, ठीक है। यह भाववाचक संज्ञा वाला तद्धित प्रत्यय है, जैसे अंधापन हो गया, बचपन हो गया है, और सोनापन इत्यादि। तो पागलपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पन है। यह भाववाचक संज्ञा वाला तद्धित प्रत्यय है, जैसे अंधापन, बचपन और सोनापन इत्यादि। 73 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। यह बहुत बीमार है, इसे थोड़ा पानी देना चाहिए। तो गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक ये विशेषण है। यह बहुत बीमार है, इसे थोड़ा पानी देना चाहिए। तो दिए गए वाक्य में थोड़ा पानी से हमें संज्ञा के परिमाण का बोध हो रहा है, अतः परिमाणवाचक विशेषण संगत होगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। तो सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प पृष्ठ में कौन सा सही नहीं है? तो किताब नहीं है, बल्कि पीठ है। पृष्ठ में पीठ, पेज पीछे का भाग, ठीक है। पृष्ठ का अनेकार्थी किताब नहीं, बल्कि अन्य तीनों विकल्प संगत है। पीठ होगा पृष्ठ का, पेज भी होगा पीछे का भाग। 75 क्वेश्चन है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहा जाता है? तो पदबंध कहा जाता है, शब्दांश, पद या वाक्यांश। तो इसका सी सही जवाब है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहा जाता है? तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह से जिसका पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। तो कह रहा है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह से जिसका पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहा जाता है? तो हमने बताया पद कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह से जिसका पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। 76 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही संप्रदान तत्पुरुष समास का विकल्प है। तो
आपको सही संप्रदान तत्पुरुष समास का विकल्प बताना है। राह खर्च, राह से खर्च, राह पर खर्च, या राह के लिए खर्च, या राह में खर्च। तो राह के लिए खर्च जो है ये संप्रदान तत्पुरुष समास का विकल्प है, राह के लिए खर्च। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप होता है। राह खर्च का सही समास विग्रह राह के लिए खर्च होगा। यहाँ के लिए का लोप हो रहा है, तो ये क्या है, संप्रदान तत्पुरुष के लिए होगा। 77 क्वेश्चन है कि राह से राह के लिए खर्च, सी सही है। तो राह के लिए खर्च जो है क्या है, संप्रदान तत्पुरुष है। निम्न वाक्य में से कोष्ठक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। अरे वाह तुम भी खाना बना सकती हो संज्ञा है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, विशेषण, हर्षबोधक अव्यय। तो ये भैया अरे वाह तुम भी खाना बना सकती हो तो हर्षबोधक अव्यय है। अरे वाह मनोभाव को प्रकट करने वाला अव्यय है। दिए गए वाक्य में हर्ष प्रकट हो रहा है, अतः हर्षबोधक अव्यय सही विकल्प होगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो परा उपसर्ग से बना सही शब्द है। परिणाम, प्रयास, प्रकाश, पराभूत। तो डी सही, पराभूत जो है परा उपसर्ग से बने सही शब्द है। पराभूत का अर्थ है पराजित, हारा हुआ, तिरस्कृत। प्रयास तथा प्रकाश में परा उपसर्ग है, वहीं परिणाम में परि चारों ओर अच से पूर्ण उपसर्ग है। 69 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा के सही विकल्प है। दरबार, हिमालय, पीतल, मिठास। तो पीतल जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है, सही विकल्प है। द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य का पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तोल सकते हैं, ये पर गिन नहीं सकते। तो द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तोल सकते हैं पर गिन नहीं सकते, जैसे लोहा, सोना, दूध, पानी आदि, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। 80 क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है। तो मिथ्या का असत्य, शोणित, अयथार्थ या मृषा। तो शोणित जो है ये मिथ्या का समानार्थी शब्द नहीं है बल्कि असत्य है, अयथार्थ है और मृषा, ये सभी जो है असत्य के, मिथ्या के जो है अनेक समानार्थी शब्द है। कौन कौन से, तो असत्य, अयथार्थ और मृषा। मिथ्या के समानार्थी शब्द क्या है, असत्य, अयथार्थ, मृषा, झूठ। जबकि शोणित का अर्थ क्या होता है, शोणित का अर्थ होता है खून होता है, रक्त या सिंदूर है, अतः मिथ्या के समानार्थी शोणित नहीं है। 81 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। तो रेखांश में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि या दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि। रेखांश में संधि बताना है, तो ये दीर्घ संधि है। रेखांश में कौन सी संधि है, तो रेखांश में जो है दीर्घ संधि है। अब देख लेते हैं कैसे दीर्घ संधि हुआ। तो रेखांश का संधि विच्छेद होगा रेखा धन अंश, दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि छोटा बड़ा और छोटी बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ और री हो जाता है। तो क्या है कि रेखांश में कौन सी संधि है, तो ये दीर्घ संधि है। रेखांश में रेखा धन अंश दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ और री हो जाते हैं। 82 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का जो है सही विकल्प पहचानिए। लेखक के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। विधेय को पहचानना है इसमें। तो लेखक के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। लेखक के अनेक पक्षियों या अनेक पक्षियों के घोंसले थे। तो डी सही, अनेक पक्षियों के घोंसले थे, ये जो है विधेय है। उपयुक्त वाक्य में पक्षियों के घोंसले थे विधेय है। विधेय का अर्थ क्या होता है कि ऐसा वाक्यांश या पद जिसके संबंध में कुछ बतलाया जाए उसे विधेय कहते हैं। 83 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता थे, हमारे प्रिय नेता थे या प्रिय नेता थे, महात्मा गांधी या हमारे। तो इसका सही जवाब जो है सी है, महात्मा गांधी जो है हमारे प्रिय नेता थे। तो महात्मा गांधी इसमें जो है उद्देश्य का सही विकल्प है। दिए गए वाक्य में महात्मा गांधी जो है उद्देश्य होगा, क्योंकि उद्देश्य वह बात, वस्तु या विषय होता है
जिसका ध्यान रखकर कुछ कहा या किया जाता है। दिए गए वाक्य में महात्मा गांधी को ध्यान में रखकर कुछ बात कही जा रही है। निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम बताइए। वही व्यक्ति उन्नति करता है जो परिश्रमी होता है। तो कालसूचक उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या विशेषण उपवाक्य। वही व्यक्ति उन्नति करता है जो परिश्रमी होता है, तो ये विशेषण उपवाक्य है। उदाहरण है, क्योंकि यह प्रधान उपवाक्य के विशेषण के रूप में व्यवहृत हो रहा है। 85 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। तो माँ चाकू से ताज़ा फल काट रही है। तो माँ चाकू से या ताज़ा फल काट रही है, ताज़ा फल काट या माँ। तो ये सही है, माँ चाकू से जो है ये जो है क्या है, उद्देश्य है, सही विकल्प है। और विधेय क्या है, ताज़ा फल काट रही है, ये विधेय है। अगला क्वेश्चन है 86 की निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया विशेषण पदबंध का विकल्प हो। क्रिया विशेषण पदबंध का विकल्प हो इनमें से। तो गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही है, ये धीमी गति से चल रही है। गाड़ी बहुत धीमी गति से, बहुत धीमी गति। तो बहुत धीमी गति जो है डी सही है। दिए वाक्य में बहुत धीमी गति जो है क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह क्रिया चल रही है, यह क्रिया चल रही की विशेषता को इंगित कर रहा है।